प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, उसी के अंतर्गत आज अपन अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत 3 नंबर और 4 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और एक बहुत ही सरल विधि से सीखेंगे। तो विद्यार्थी, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और इस वर्ष की परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप वीडियो शुरू से अंत तक देख रहे हैं और पूरा अच्छे से समझने का भी प्रयास कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आज इस वीडियो से आपको बोर्ड परीक्षा में कम से कम 7 नंबर का फायदा होने वाला है। तो विद्यार्थी, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते ही हैं कि इस वर्ष नया ब्लूप्रिंट है और नया पाठ्यक्रम भी है, एक प्रकार से कहा जाए, क्योंकि 30% भाग पाठ्यक्रम का कम कर दिया गया है। तो हमारे सभी वीडियो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी कर सकें और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल कलर से सब्सक्राइब जहां लिखा होगा वहां टच कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के और भी वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों आज की कक्षा। विद्यार्थियों, आज का पहला सवाल शुरू करने के पहले आपको एक बात याद दिला देना चाहते हैं कि इसके पहले के वीडियो में अपन ने निर्देशांक ज्यामिति पर लगने वाले सभी सूत्र और 1 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और जो कुछ हद तक 3 नंबर 4 नंबर के कुछ प्रश्न उस वीडियो में भी शामिल कर लिए गए थे। तो यदि आप पहला वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ उस वीडियो में जो सूत्र बताए गए हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं, तो हम आपको एक बार फिर से रिवाइज भी करते जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। बहुत ही सरल लगेगा और इंटरेस्टिंग है चैप्टर, है ना। तो देखते हैं पहला सवाल आज का। ये लिखा हुआ है बिंदुओं ऋण 3 और 10। पहला सवाल देखते हैं। बिंदुओं ऋण 3, 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। यानी इतना अपन ने पढ़ा तो एक रेखाखंड बना लीजिए आप। ये बना लिए रेखाखंड, ठीक है ना। ये रेखाखंड में 2 पॉइंट होते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि बिंदु ए है ये वाला और इसके निर्देशांक हो गए ऋण 3 और 10 और दूसरा बिंदु हो गया ये बी। ये इसके निर्देशांक कितने हैं? 6 और ऋण 8। ये हो गया रेखाखंड। अब कहता है इस रेखाखंड को एक बिंदु और है ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक और बिंदु होगा P, जिसके निर्देशांक सवाल में दे दिए गए हैं। ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लें कि माना K अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी ये मान लें कि ये टुकड़ा K है और ये टुकड़ा 1 है ना, ये वाला। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र ये लगाना पड़ेगा जो आपने पढ़ा है कि कोई रेखाखंड ए बी है, इसके सिरों के निर्देशांक x1 y1 है और ये x2 है y2 है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक xy है। ये इसको m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। तो x बराबर क्या हो जाता है? x बराबर कितना हो जाता है? यही लिख दूं मैं। x बराबर हो जाएगा, ये अनुपात पहले लेंगे m, तो निर्देशांक इस साइड का लेंगे, अनुपात यहाँ का, निर्देशांक यहाँ का। तो m के साथ में x2 प्लस n, तो इसके साथ में x1 ये बटे m प्लस n, और फिर ऐसे y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर देखिए फिर से यही प्रक्रिया, m तब निर्देशांक ये वाला y2 फिर n प्लस n, तो निर्देशांक ये वाला y1 बटे m प्लस n। ये वाला फार्मूला आप फिट कर देंगे, फट से उत्तर आ जाएगा।
देखते हैं कैसे, है ना। इसको अपन लिखें यहाँ पर, सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ हल, लिखेंगे माना, यहाँ पर अपन ने लिख लिया कि माना बिंदु ए ये वाला और बिंदु बी ये को मिलाने वाले रेखाखंड जो हो गया ए बी, उसको बिंदु पी ये वाला बिंदु पी किस अनुपात में, के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो अभी आपने जो सूत्र बनाया था वही लिख दीजिए कि x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n एवं y बराबर कितना हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये सूत्र था। अब यहाँ पर देखें क्या होगा m, क्या होगा n, क्या होगा x1, ये देखें तो ये पहले वाले पूरे बिंदु ये कहलाएंगे x1, ये कहलाएगा y1, ये कहलाएगा x2, ये कहलाएगा y2, ये है x, ये है y, ये कहला गया m, और ये टुकड़ा ये जो कहलाए ये भाग ये कहला गया n, है ना। ये यहाँ लिख दूं मैं m। तो अब यहाँ से देख करके यहाँ पर आप मान भर दीजिए, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ x यानी पहला पॉइंट ये, तो कितना आ जाएगा ऋण 1 बराबर m, तो m ये वाला भाग यानी k, फिर x2 यानी इसका निर्देशांक, ठीक है ना, कितना 6 है, फिर प्लस n, n का मतलब ये वाला भाग, तो ये वाला भाग कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1, फिर x1, तो x1 यानी कि ऋण 3, फिर बटे में क्या लिखा हुआ m प्लस n यानी k, m का मान कितना हो गया k, फिर प्लस ये लगा प्लस n, n का मान कितना है 1, ये लिख दिए 1। इतना इजी ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करें, अपन को k का मान ज्ञात करना है, इसलिए तिर्यक गुणा कर ले, एक लाइन में ले आए पूरा, तो k का गुणा इसमें होगा, किसमें, ये पूरा जो पद है ना इसका गुणा इसमें होगा, ऋण 1 में होगा, लिख दीजिए ऋण 1 का गुणा काय में होगा, k प्लस 1 में होगा ये, और यहाँ आप चाहो तो गुणा कर लें, ये एक साथ करेंगे अपन ये, ठीक है ना। ये लिख दिया अपन तिर्यक गुणा कर दिया, डायरेक्ट ना करके एक एक स्टेप करेंगे तो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप करिए गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ऋण k, और फिर इसमें गुणा होगा इसका तो हो जाएगा ऋण 1, अब यहाँ 6k हो गया, और यहाँ प्लस ये माइनस का -3 हो गया। अब कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें k का मान निकालना है, तो k वाले जितने भी पद हैं वो बाएं साइड पे ले आएंगे, तो ऋण k तो यहीं पर है, ये k यहाँ से इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, बराबर की साइड ला रहा पक्षांतर करके, तो 6k हो गया, यहाँ -3 लिखा हुआ, ये वाले 1 को यहाँ ले जाएंगे तो 1 का हो जाएगा, यहाँ ऋण का था यहाँ के धन का हो गया। अब कैसा होगा, यहाँ पर हल करें तो ये देखिए दोनों माइनस के है ना, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 7k, और यहाँ पर ये माइनस ये प्लस घट जाएगा तो बचेगा ऋण का 2। हमें k का मान निकालना है, चलिए तो k यहीं लिखे रहने दें, तो ये ऋण 2 अपनी जगह पर है, और ये ऋण के काय में है गुणा में, तो इस साइड जाएगा पक्षांतर होगा तो काय में हो जाएगा भाग में, तो एक गुणा में जो संख्या थी गुणांक था उसका पक्षांतर कर दिया तो बटे में आ गया, यहाँ तो माइनस से माइनस कट गया, तो कितना हो गया ये k बराबर 2/7। तो इसको अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि k/1 बराबर 2/7, ठीक है ना। तो यही तो आंसर हो गया, तो आंसर यहाँ लिखते हैं अच्छे से, आंसर कितने अनुपात में विभाजित करता है, तो लिख देंगे 2:7 में विभाजित करता है, आंसर लिख देंगे 2:7 में विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो बहुत सरल है, आप देखेंगे कि पुराने सूत्रों का आपको एक प्रकार से यहाँ अभ्यास करने को मिलेगा। तो विद्यार्थी ये प्रश्न परीक्षा में कम से कम 3-4 बार आ चुका है, तो इसलिए इस वर्ष की परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फट से, फिर अपन दूसरा सवाल भी देखते हैं। तो विद्यार्थी अब देखते हैं दूसरा सवाल, ये भी पहले सवाल से मिलता जुलता है। देखिए लिखा है बिंदुओं 5 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, पहली बात। दूसरी बात और जुड़ी हुई है इसमें कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर
दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो पहले तो ये ज्ञात करना कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप जानते होंगे कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ लिया है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का भुज कितना होता है, कोटि कितना होता है, y अक्ष पर कितना होगा। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, ये y अक्ष है, तो y अक्ष पर स्थित है तो उसमें y का मान तो रहेगा ना। ये मतलब ये पहला कहलाता है भुज और दूसरा निर्देशांक क्या कहलाता है, कोटि। तो इसमें क्या रहेगा, y का मान तो रहेगा, यानी कोटि तो रहेगी। क्या नहीं रहेगा यहाँ पर, भुज का मान। ये देखिए भुज का मान घट करके यहाँ कितना आ जाएगा, 0। तो भुज कितना होगा, 0 होगा, यानी x का मान 0 होगा और y निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा। तो हम यही मान रहे हैं कि माना बिंदु P कहाँ स्थित है, y अक्ष पर है, यानी कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P, ये पहले तो AB बना देंगे, AB, A पॉइंट ये हो गया, B पॉइंट ये हो गया। A के निर्देशांक कितने हो गए, फट से लिख दीजिए 5 ऋण 6। B के निर्देशांक कितने हैं, ऋण 1 ऋण 4। ये हो गया इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, ये हो गया। अब y अक्ष ये हो गया, मान लीजिए ये y अक्ष हो गया, ठीक है ना, ये y अक्ष हो गया। तो y अक्ष पर स्थित ये बिंदु हो गया, ये y अक्ष, ठीक है, ये y अक्ष है ये। तो y अक्ष पर ये बिंदु हो गया, ये इसके निर्देशांक कितने होंगे, y अक्ष पर ये बिंदु हो गया तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, 0 y होगा। तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मानेंगे कि अनुपात 1 में विभाजित करता है। बिल्कुल पहले जैसे सवाल हो गया, यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे, माना क्या लिख दिया अपन ने इसको, कि माना y अक्ष पर स्थित कौन सा बिंदु P, ये बिंदु P, इसके निर्देशांक 0 y, बिंदु A ये हो गया और B ये हो गया, को मिलाने वाला रेखाखंड ये कहलाया, को किस अनुपात में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अंतः विभाजन का वही सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, एवं y बराबर कितना हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। अब यहाँ पर ये पहले वाले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 बोल दिए, इसको x2 y2 बोल दिए। ये x का मान है, ये y का मान है, ये वाला भाग m का मान है ये वाला, और ये n का मान है। यहाँ पर भर दें तो अब भी उत्तर आ जाएगा, अनुपात बिल्कुल जैसा आपने किया है। तो कैसे, x का मान कितना है, 0, तो यहाँ लिख दिए 0 प्लस m का मान कितना हो गया, k। x2 ये अनुपात लिए तो इस साइड का निर्देशांक लेंगे, x2 बराबर ऋण 1 प्लस n का मान हो गया 1, x1 यानी 5 बटे m प्लस n यानी k धन 1, ये। एवं यहाँ भी रख दे मान, बाद में जरूरत पड़ेगी, y बराबर m का मान कितना कहला गया, k, फिर y2 यानी कि ऋण 4 प्लस n का मान कितना हो गया 1, फिर y1, तो y1 का मान कितना है, ऋण 6 बटे कितना हो जाएगा ये, m प्लस n यानी k प्लस 1। यहाँ पर थोड़ी अच्छे से लिखना, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दूं इसको, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा दोनों में, है ना। यहाँ पर a बिंदु है, a बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 5 ऋण 6, ये है x1, ये है y1, ठीक है। वहाँ दोनों पास पास हो गया था ना, इसलिए अपन इसको लिख दिए। अब इसको हल करें, तो हल कैसे करेंगे, देखें, यहाँ इसका गुणा इसमें कर देंगे तो फिर यह गुणा 0 में होगा तो पूरा पद समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर इतना बचेगा, यानी कितना बचेगा, -k प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ -k बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 5, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 5, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए k अनुपात 1 बराबर 5 अनुपात 1, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करता है। लीजिए एक आंसर यहाँ तक तो आपने निकाल दिए पहले सवाल जैसे था। अब ये भाग जुड़ा हुआ है, इसमें प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, P है, इसके निर्देशांक 0 y है। तो एक निर्देशांक आपको तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है, भुज इसका ज्ञात है, भुज कितना है 0। कोटि और ज्ञात करना है,
तो कोटि कहाँ से ज्ञात होगी, यहाँ से ज्ञात होगी ना। यहाँ पर आप अगर k का मान भर देंगे तो ये y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अतः y बराबर कितना हो जाएगा, k का मान रख दें यहाँ पर, है ना। k का मान कितना निकाला आपने 5, तो यहाँ पर लिख दें k का मान, यहाँ पर लिख दिए 5 कोष्टक में ऋण 4 धन 1 कोष्टक के अंदर ऋण 6, फिर बटे में k, तो k की जगह पर कितना 5 धन 1। इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस का 5 के 20 और ये भी माइनस का हो जाएगा बट्टे में 6। कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 26 बटे 6 कट जाएगा वैसे ये, है ना। तो 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, यानी कि y का मान कितना निकल आया आपका ऋण 13 बटे 3। तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु कितना निकल आया, प्रतिच्छेद बिंदु P। देखिए भुज तो पहले ही से पता थी आपको 0, x का मान कोटि का मान आ गया ऋण 13 बटे 3। तो एक आंसर ये हो गया। कितना इजी है ना। तो विद्यार्थी इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से और मिलते जुलते और भी सवाल कीजिएगा। गणित अभ्यास का विषय होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन तीसरा सवाल देखते हैं। ये सभी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो विद्यार्थी चलिए तीसरा प्रश्न भी देखे लेते हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ये पिछले साल की परीक्षा 2020 की परीक्षा में भी आया था और इस वर्ष भी आने की बहुत उम्मीद है। परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है, कम से कम 3-4 बार आ चुका है। बहुत ही सरल है और देखते हैं कैसे, है ना। यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। चलिए यहीं पर दिमाग लगा लें। x अक्ष पर स्थित बिंदु, जैसे यहाँ पर हो गया ये y अक्ष, ये x अक्ष हो गया। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, अगर जैसे P बिंदु है यहीं पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का तो कुछ न कुछ मान होगा ना ये, लेकिन क्या नहीं होगा, y का मान यहाँ पर नहीं होगा। यानी भुज तो होगा, कोटि नहीं होगी। तो ये x अक्ष पर स्थित जो बिंदु हो गया उसको मानेंगे अपन, कैसा मानेंगे, x0 मानेंगे। x अक्ष पर स्थित, पूरा सवाल पढ़ना है। x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब सम यानी बराबर, दूरस्थ यानी दूरी पर स्थित, यानी बराबर दूरी पर स्थित है। तो ये प्रतिबंध दिया गया। थोड़ी समझते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, मान लें अपन कि ये बिंदु P हो गया। इसके निर्देशांक कितने माने ले रहे हैं अपन, P इस बिंदु के निर्देशांक माने ले रहे हैं x0, ठीक है। अब यहाँ पर ये बिंदु हो गया A और यहाँ पर इतनी ही दूरी पर दूसरा बिंदु हो गया B। अगर आपको ऐसे बनाने में कठिनाई लग रही हो तो ऐसे बना लीजिएगा, कोई कठिन थोड़ी नहीं। A ये हो गया, B ये हो गया। यहाँ पर हम कह देंगे बिंदु P है, बिल्कुल बराबर दूरी पर है ये दोनों, पर ऐसा बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। A बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, A बिंदु के निर्देशांक है 2 ऋण 5 और B के निर्देशांक कितने हैं, ऋण 2 9। तो कहा गया है कि ये दूरी यानी PA और PB ये दूरी बराबर है, यानी बिंदु P की A और B से दूरियां समान है। ये प्रतिबंध दिया हुआ है सवाल में। तो जो आपने यहाँ माना है ना, उसी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिख देते हैं, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P x0 बिंदुओं A ये वाला एवं बिंदु B से समदूरस्थ है, यानी PA बराबर PB है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात क्या है, PA बराबर PB। तो विद्यार्थी यहाँ पर अब दूसरा सूत्र लगेगा। हर जगह वही नहीं लगता। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दूरियां बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ लिया है ना। क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, √x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग। अब किसको 2 मानना है, किसको 1 मानना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए पहला बिंदु जैसे यहाँ पर लिखा हुआ PA ये लिखा हुआ है,
तो p के निर्देशांक को 1 1 मान लेना है, यानी x1 y1, और a के निर्देशांक को मान लेना है आपको x2 y2, यानी a के निर्देशांक में p के निर्देशांकों को घटाते जाइए। तो दूरी का सूत्र लगाए तो लिखे अंडर रूट x2 मतलब यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले क्या आया p, फिर क्या आया a, तो पहले जो आया 1 1, जो बाद में आया वो 2 2। इतनी सी तो बात है, इजी एकदम है ना। तो इजी लेते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, x2 माइनस x1, डायरेक्ट सूत्र लगाइए। तो x2 माइनस x1 यानी कितना, ये 2 ऋण x पूरे का वर्ग प्लस y2 कितना है, y2 है ऋण 5 माइनस y1 कितना है 0 पूरे का वर्ग, ये हो गया pa। अब pb निकालना है, फिर अंडर रूट लगेगा। अब क्या हो जाएगा, देखें p पहले आया b बाद में आया, तो p वाला पहले आया तो 1 1, और b वाले अब हो जाएंगे 2 2, यानी x2 y2। तो क्या घटाना है, ये वाले में ये निर्देशांक घटाना है। तो x2 यानी ऋण 2 माइनस x पूरे का वर्ग प्लस y2 यानी कितना 9 ऋण 0 पूरे का वर्ग। ये आपने सूत्र लगा दिया। अब कैसे हल हो थोड़ी सा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात ये रूट है, तो रूट जब तक है, वर्गमूल लगा हुआ है, तो हल करने में असुविधा होगी। तो वर्गमूल को हमें हटाना पड़ेगा, रूट को। तो रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो वर्ग कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, निर्देश दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करें, तो वर्ग करेंगे तो ये देखिए यहाँ मैं करके बता दे रहा हूँ, ऐसे वर्ग करेंगे आप तो ये वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे नहीं अपन, है ना, यहाँ नीचे नोट कर दिए इसको। तो ये रूट हटा दे, यहाँ तो कितना बचेगा 2 ऋण x पूरे का वर्ग प्लस यहाँ ऋण 5 में 0 घटाएंगे तो फाइनली ऋण 5 ही तो बचेगा, ऋण 5 का वर्ग। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये ऋण 2 ऋण x पूरे का वर्ग धन 9 का वर्ग, क्योंकि 9 में से 0 गया तो 9 बचा है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सर्व समीकरण लगाएंगे, तो यहाँ सर्व समीकरण लगाएंगे तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो a ऋण b पूरे का वर्ग, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ऋण 2, फिर 2 लिखने के बाद क्या लिखते हैं a, तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया x प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर। यहाँ तक आपने सूत्र लगा दिए सर्व समीकरण, ठीक है। और ऋण 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। भाई ऋण 5 का वर्ग हो चाहे धन 5 का वर्ग हो, दोनों का कितना आएगा 25 ही आता है ना, क्योंकि ऋण 5 गुणित ऋण 5 वो भी 25 और 5 गुणित 5 वो भी 25। अब विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ी सा सरल कर लें, यहाँ ऋण यहाँ है, यहाँ भी ऋण है, तो दोनों से ऋण एक आपने बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिए, लेकिन ये काय के अंदर था, वर्ग के अंदर था, तो वर्ग बन के बाहर निकला होगा। तो ऋण 1 का वर्ग करते हैं तो धन 1 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के धन 1 किसी भी संख्या के आगे लिखा जाए या ना लिखा जाए, गुणा में उसका फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ फाइनली कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 धन x पूरे का वर्ग, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ सूत्र लगा लीजिए तो ज्यादा आसानी जाएगी आपको लगाने में, है ना। और इसको हल करते जाएं यहाँ पर, तो ये जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, और x में गुणा तो 4x हो गया, और ये x स्क्वायर लिखा है, यहाँ 25 लिखा है। इजी हो जाएगा, बड़ा दिख रहा है, बहुत सरल हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab यानी 2, फिर a का मान भी 2 है, b का मान x प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर 81। ये ठीक है, आया समझ में। तो इसको लिखे रहने दीजिए, ज्यों का त्यों, कुछ नहीं करते भाई, ना जोड़ना ना घटाना, सीधा सीधा लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं 4, अब यहाँ 2 का 2 में गुणा किए तो हो जाएगा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। ये आ गया। अब देखते हैं
बराबर के ये दो साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे है। ये भी धन का है और ये भी धन का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? यदि एक्स स्क्वायर आप यहाँ लाएंगे तो माइनस का होगा तब कटेगा, तो इसको यहाँ काट सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो एक नियम समझ लें आप गणित में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 15 बराबर 15, अब हम 15 को हमने लिख दिया 10 धन 5 बराबर 10 धन 5। तो यहाँ अगर 5 से 5 काट दें तो भी तो 10 बराबर 10 ही बचेगा ना समीकरण में। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको निरसन नियम कहते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पर और देख लीजिए, इसलिए हम वहां पर नहीं जोड़े थे। यहाँ पर ये देखें 4 और यहाँ भी 4, दोनों धन के हैं, ये भी कट गए। तो जोड़ने घटाने में अब अपने पास कम पद बचे। कितना बचा यहाँ पर? माइनस का 4x बचा और यहाँ का 25 बचा। यहाँ कितना बचा हुआ है? 4x तो बचा है। आपने ये तो नहीं सोचा ना कि ये क्यों नहीं कटा भाई, ये माइनस का है और ये प्लस का है। समान होते तब कटते, बराबर किस बार वहां, है ना। और यहाँ कितना हो जाता है? 81 है। अब क्या करना अपन को? x का मान ही तो ज्ञात करना है, तो x वाले पूरे पद इस साइड यहाँ पर कर दीजिए आप। तो ऋण 4x तो है, ये यहाँ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 81 अपनी जगह पर है, 25 से सट गया तो 25 माइनस का हो गया। ये लीजिए, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो हो जाएगा 8x हो गया। और यहाँ पर अब यहाँ पर 81 में 25 को घटा देना है तो कितना बचेगा? 56, है ना। हाँ, 81 में 25 गए तो 56 बचे, है ना। अब आपको तो x का मान निकालना, तो ये इसको ये गुणा में है ना, ऋण 8, तो इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 56 बटे ऋण 8, है ना। तो काटेंगे 8 सत्ते 56, यानी x बराबर 7 नहीं लिखना, ऋण का 7 है ना, ऋण तो रहेगा। ये आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना था सवाल में? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो x अक्ष पर बिंदु आपने क्या माना था? x0। तो ये तो भुज और ये कोटि, तो कोटि तो पहले ही पता था, भुज आपने ज्ञात कर लिया। तो लीजिएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख दें। अच्छा, अतः बिंदु या अभिष्ट बिंदु, क्योंकि x अक्ष पर वह बिंदु ना, तो अतः अभिष्ट यानी जिसको हम ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया, जैसे प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा अभिष्ट बिंदु, जो टारगेट है ना, अभिष्ट बिंदु P क्या होगा? x0। तो x का मान कितना आया? ऋण 7, ये और 0 है। ये हो गया, आंसर हो गया। तो विद्यार्थी समझ में आ गया, कितना सरल है ना। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी अच्छे से बन पाएगा, है ना। अब विद्यार्थी कुछ और सवाल जो IMP है देख लेते हैं। प्रश्न 4, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण 3 एवं Q 10y, यहाँ पर y का मान नहीं है, इसी को ज्ञात करना है, के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत ही सरल है और हम चाहते हैं कि ये प्रश्न आप लोग करें, अभ्यास करें, जरूर बनेगा। यदि कोई समस्या जाती है, नहीं बन पाता, तो कमेंट करके जरूर लिखें। मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ इस सवाल की, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि P और Q दो बिंदु हैं, P और Q दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 10 है ना। तो यहाँ भी आपको दूरी का ये रूट वाला सूत्र लगाएंगे, बराबर यहाँ लिखा रहेगा 10 पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 100 और यहाँ का वर्गमूल हट जाएगा। और जब हम इसमें मान भरेंगे अंदर तो केवल y भर बचेगा, है ना। तो y का मान मतलब अज्ञात राशि केवल y बस बचेगी, जिसको आप पक्षांतर करके कैसे भी करके ज्ञात ही कर लेंगे। करने की कोशिश तो कीजिएगा, जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को कीजिएगा। अब इसके बाद ये देखते हैं, ये थोड़ी आपको कुछ नया लग रहा होगा लेकिन कठिन नहीं, पढ़ के देखते हैं। बिंदु A ऋण 2 एवं B 2 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी कि ये कहा जा रहा है। इसकी भी हिंट दे दूं कि एक बिंदु है A और B दूसरा बिंदु है, इसके निर्देशांक है ऋण 2 इसके निर्देशांक है 2 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ये हो गया। को 4 बराबर भागों में
विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। चार बराबर बराबर चार टुकड़े करना है अपन इसको, है ना। तो पहले क्या करें, देखें बड़ी आसानी से ज्ञात करेंगे। ये और ये दो बिंदु लेंगे, इसकी सहायता से बीच का टुकड़ा ज्ञात कर लेंगे, यानी बीच का बिंदु ज्ञात कर लेंगे। यानी सबसे पहले तो ये बिंदु ज्ञात होगा। ये क्या था, ए और बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो समझ लीजिए इसको आपने कह दिया पी। पी ज्ञात हो गया, एक बिंदु ज्ञात हुआ। अभी तो दो टुकड़ा हुए ना, आपको चार टुकड़ा करना है। जैसे एक लकड़ी है, हम कहीं चार टुकड़ा करें तो आप कैसे करेंगे, पहले बीच और बीच ऐसे करके तोड़ देंगे, फिर जब दो पीस निकलेंगे तो उनको भी बीच से तोड़ देंगे, दोनों को, तो चार पीस बन जाएंगे। सेम ऐसा ही तो है यहाँ पर, इन दोनों का इन दोनों की सहायता से इसको ज्ञात कर लेंगे। ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 धन x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। इन दोनों को जोड़ जोड़ करके 2 का भाग देते जाएंगे। आपने किया मध्य बिंदु के निर्देशांक व्यास वाले सवाल में किया था ना, जैसे पिछले वीडियो में व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए थे, तो केंद्र का निर्देशांक कैसे ज्ञात हुआ था, वैसे कर सकते हैं, है ना। तो इस सूत्र से इसके ज्ञात हो जाएंगे। चलिए अब इसके निर्देशांक आपको मिल गए, तो आप इसके और इसकी सहायता से मध्य बिंदु का फिर सूत्र लगाइएगा। अब ये कहलाएगा x1 y1, यहाँ का कहलाएगा x2 y2, तो मध्य बिंदु का आ जाएगा, तो ये बिंदु आ जाएगा Q आ गया। चलिए अब इन दोनों की सहायता से मध्य बिंदु का ये ज्ञात करें। अब ये कहला जाएगा, इसका कहला जाएगा निर्देशांक x1 y1, ये कहला जाएगा x2 y2, और बस यही सूत्र लगना है। समझ लीजिए कितने बार लगेगा ये सूत्र, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, 3 बार सूत्र लगाएंगे तो 3 बिंदु ज्ञात हो जाएंगे, P Q R ज्ञात हो जाएंगे। तो इसको ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा होगा ना, 4 टुकड़े, और चारों क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो टुकड़े नहीं ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है। तो फिर से सबसे पहले इन दोनों की सहायता से मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, फिर इन दोनों की सहायता से मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, फिर इन दोनों की सहायता से मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो आपको 1 2 3 बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। यही 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना। तो आप कोशिश करेंगे, जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, तभी तो आप अच्छे से करेंगे, है ना। ये 2 प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और इसलिए, और वैसे भी तो 2 वीडियो में, पहला वीडियो जो आपने पहले देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक है, आप देख सकते हैं। और विद्यार्थी दूसरा वीडियो आज। तो ये 2 वीडियो में पूरी निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी IMP क्वेश्चन है सब आप तक पहुंचा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार होंगे ये सभी क्वेश्चंस। और आप सभी, मुझे मालूम है, हमें मालूम है कि बहुत अच्छे से इस समय पढ़ रहे हैं, बहुत लगन से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा और अच्छे से लगन से पढ़िएगा। और हम जितना भी हो सके आप तक इसी तरीके से पूरी गणित की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यही प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी गणित विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करें। सभी को हमने तो सोच ही लिया कि हमारे सभी विद्यार्थी 90 नंबर से ऊपर ही पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी 100 की लाइन में होंगे। सभी कमेंट करके बताएंगे कि किन्हें किन्हें मिले। रिजल्ट आने के बाद हम आपसे पूछेंगे वीडियो बना करके, है ना। तो विद्यार्थियों, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल से कहीं लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको टच कर लीजिएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो और मिलते रहें। और विद्यार्थी, छोटी सी हेल्प की उम्मीद आप लोगों से करते हैं कि अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सभी को पढ़ाई में, परीक्षा के समय में बहुत अच्छी मदद मिलेगी और हमें भी प्रसन्नता होगी कि हमारे विद्यार्थी हमारे इस प्रयास में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो सभी जब पास होंगे, सभी का रिजल्ट अच्छा होगा, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक किए होंगे
और सभी को जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँचा शेयर कर दिए होंगे। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ तक के जितने भी वीडियो बने हैं उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। तो विद्यार्थी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।